नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की। बड़ी कार्रवाई की है भारत ने। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो 6 आतंकियों के घर हैं वहां पर ब्लास्ट किया गया और उन घरों को गिरा दिया गया। हमने कल एक रिपोर्ट की थी जिसमें आसिफ और आदिल, दो जो आतंकी थे, जो जिनको लोकल सपोर्ट मिला था, लोकल सपोर्ट जिन्होंने दिया था, एक का घर बुलडोजर से ढहाया था, एक का बम विस्फोट से उड़ा दिया था। अब ऐसे में टोटल 6 हो गई है नंबर ऑफ फिगर। तो एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ उसको लेकर अब पाकिस्तान एकदम तिलमिला गया है, क्योंकि 90% जो कृषि है उनकी उस सिंधु नदी पर डिपेंड करती है। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। और बैकफुट पे भी आ गया। आप पूछेंगे बैकफुट पे कैसे? कल ही उनके पीएम का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हम इसमें सहयोग करने के लिए रेडी हैं इन्वेस्टिगेशन में। अगर इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह पे 26/11 के समय में, पुलवामा के समय में हमने न्यूट्रल भूमिका निभाई थी, हमने इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार का साथ दिया था और वो इन्वेस्टिगेशन में साथ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? अब डर गए। अब उन्हें पता है पानी रुकेगा, पानी आएगा नहीं तो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा और बिगड़ जाएगी। पहले से ही वो पूरा लोन पे चल रहे हैं। वो उनकी जो 60% से ज़्यादा जीडीपी है उसका जो 1/3 पैसा है वो चाइना से आ रहा है। उसमें पूरी जो उनकी जो कमाई है ये लोन में चली जाएगी, लोन भरते भरते चली जाएगी, पैसे भरते भरते। अब क्या हो रहा है कि इसको लेकर उनको तो डर हो गया है। कल बड़ी बड़ी बातें चैनल पे तो आके कह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो फ्रंट में आके भारत के साथ भिड़ सके। तो अब वो कह रहे हैं, दोहरी नीति अपना रहे, डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप आइए, हम आपका सहयोग करने के लिए रेडी हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। लेकिन देखिए, इन्वेस्टिगेशन से क्या होगा साथ देने से? आपको पता है 26/11 का हमला हुआ था, उसमें इन्वेस्टिगेशन में साथ थे। लेकिन हमने जब हाफिज़ सईद का नाम दिया कि हाफिज़ सईद इज़ द मेन कल्प्रेट, तो उन्होंने हाफिज़ सईद को देने से मना कर दिया। हाफिज़ सईद को लेकर जो भी आरोप थे उससे भी इन्होंने निराधार बताए थे। तो ये तो पूरे सपोर्ट के मूड में थे आतंकवादियों के। तो इनसे तो कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती और सरकार ने इनसे कोई अपेक्षा रखी भी नहीं है। ना इनकी कोई डिमांड को सरकार स्वीकार कर रही है, नहीं मान रही, बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। और कई लोग, मैं देख रहा था प्रवेश, सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि ये जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफ़ी है। अभी लोगों का कहना है कि इसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी होनी चाहिए। इस बात को अब ये सरकार बता के तो नहीं करेगी, सरकार ये बता के तो नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने वैसे भी कहा है कि आप आर्मी के मूवमेंट को कवर मत कीजिए। मीडिया को भी उन्होंने हिदायत दी है। मतलब वो कुछ कर रहे हैं और वो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो बता के तो नहीं करेंगे। आपके लिए तो नहीं बैठे हैं ना कि हमें बता के वो कुछ करेंगे, लेकिन होगा तो ज़रूर। देखिए, पुलवामा के बाद भी हुआ और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट के बाद ही हुआ है। और इस बार जो होगा ना, वो आने वाली 7 पीढ़ियाँ पाकिस्तान की याद रखेंगी, देखना। क्योंकि अब सरकार बिल्कुल भी मूड में नहीं है, कोई भी बातचीत के मूड में नहीं है, ना कोई भी ऐसे समझौते के मूड में है कि मामला शांत हो गया। मामला शांत नहीं होने वाला है। आप देखिए, 300 से ज़्यादा घुसपैठियों को अकेले बिहार और झारखंड, इन जगहों से हिरासत में लिया गया है। हर जगह घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे, दूसरी तरफ एलओसी पर फायरिंग कर रहे हैं वो। हाँ, वो तो बहुत पहले से सीज़ फायर की इनकी तो बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है। जब भी कुछ हो जाए ये सीज़ फायर करना शुरू कर देते हैं एलओसी पे। हमने हाल फिलहाल में भी देखा, ये पिछले 4 महीने पहले इन्होंने वापस से किया था वहीं एलओसी पे। और इससे देखिए नुकसान क्या है। अब ये जो ध्यान है ना, क्योंकि देखिए जब भी एलओसी पे कोई भी आर्मी की मूवमेंट होती है, सीज़ फायर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मिलिटेंट्स हैं उनको एक मैसेज मिल जाता है कि भाई यहाँ लेकिन कुछ मूवमेंट है और हमें भागना चाहिए। एक अजीब सी चीज हुई है, जो टीआरएफ है उसने इसकी जिम्मेदारी अब लेने से मना कर दी है। क्या बात हुई? देख रहे हैं ना, उसके जितने भी आतंकी, उन सबके घर उड़ रहे हैं। तो अब सब भाग के अपने उनके पास जा रहे हैं, माई बाप के पास, कि सर अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे घर उड़ा दिए जाएंगे। अब टीआरएफ के मेंबर खुद डरे हुए हैं और टीआरएफ आके खुद से सामने से कह रहा है कि हम इस आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारा हमला नहीं है। कल जो तो छाती ठोक के बोलते थे कि हमने हमला किया है, आज बैकफुट पे चले गए, क्योंकि पता है कि अब घर में घुस के मारा जाएगा और घर में घुस के मारे जा रहे हैं। अब बचे। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो 6 आतंकियों के घर गिराए हैं उनमें कौन कौन से हैं। शोपियां में टेररिस्ट शाहिद अहमद कुटी का घर। शाहिद अहमद बहुत पहले से एनआईए की लिस्ट में था और एनआईए ने उसके खिलाफ वो भी छेड़ा था, सर्च ऑपरेशन भी उसके खिलाफ चलाया था और उसके ऊपर इनाम भी था। त्राल में टेररिस्ट आसिफ शेख के घर, अनंतनाग में टेररिस्ट आदिल, कल ये किया था कार्रवाई। पुलवामा में टेररिस्ट हारिस अहमद का घर, कुलगाम में टेररिस्ट जाकिर अहमद का घर। बिल्कुल, आदिल को लेकर, आदिल को भी लेके बहुत दिनों से एजेंसीज के नज़र में था। लेकिन आदिल क्या था, आदिल मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ नहीं करता था, इसलिए उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। उसके बाद उसको पकड़ नहीं पा रही है। अगर जब तक आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा तो आपको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। दरअसल 14 आतंकियों की लिस्ट भी जारी की है, वो आपको बता दूं कौन कौन है। जाकिर अहमद कुलगाम से है, हारून रशीद अनंतनाग से है, जुबैर अहमद वानी अनंतनाग से है,
इसके अलावा अदनान शाफी, ये भी लश्कर तैयबा का है। और इसके बाद ये अमीर अहमद है, ये भी लश्कर तैयबा का। लश्कर तैयबा के ज़्यादा लोग होंगे, देखिए शाहिद अहमद भी लश्कर तैयबा का है, नासिर अहमद भी, फिर जैश मोहम्मद के भी हैं। जैश मोहम्मद के जो 2 लोग हैं, ये आसिफ अहमद शेख है, इसका काम है सिर्फ जो गन्स वगैरह हैं वो जो आतंकी लोग हैं उन तक पहुँचाना और उन्हें ट्रेनिंग देना। देखिए जैश मोहम्मद पूरा जो कार्यभार संभाल रहा है वो क्या कर रहा है, वो बॉर्डर में पीओके में जितने भी बेस कैंप्स हैं उनमें जो जितने भी आतंकी हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनको क्या कर रहा है, ये ट्रेनिंग दे रहा है। उन आतंकियों को ट्रेनिंग दे के भारत भेजा जा रहा है और वो घुसपैठ कर रहे हैं और वो 1-1, 6-6 महीने तक रेकी कर रहे हैं। इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठाया था हमने, भारत सरकार ने भी बहुत बार पीओके को बताया था कि ये जगह पे जो है वो लॉन्च पैड्स बने हुए हैं और वहाँ आतंकी अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने 40 से ज़्यादा लॉन्च पैड्स की बात की थी जिसमें 80 से ज़्यादा आतंकी एक्टिव थे। अब जब ये 2 दिन से ये पूरी कार्रवाई चल रही है तो इन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया। ये भी हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रिपोर्ट, लेकिन इनको डर है एयर स्ट्राइक हो जाएगा तो सब मारे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, ये तमाम चीज़ों को लेकर एक चीज़ और भी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो युद्ध है वो उसमें नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं है और ये इतना आसान नहीं होता युद्ध करना किसी भी देश के खिलाफ। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ युद्ध करके किसी को मारो। देखिए इंडिया, अमेरिका और चाइना में बहुत टाइम से वॉर चल रहा है, लेकिन कैसा वॉर चल रहा है, फाइनेंशियल वॉर चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जीडीपी पे हमला कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। एक तरह से वो वॉर ही है, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं जा रही। अब क्या है, जो भारत ने जो रणनीति अपनाई है, देखिए भारत ढूंढ के मात हो रहा है आतंकियों को। डेली 2-4 दिन से जो सर्च ऑपरेशन चल रही है हर जगह आतंकियों को, फिर इनको भारत खाली करने के लिए बोल दिया गया। देखिए सार्क का वीज़ा था, क्या हुआ था कि एक मैं सार्क वाली बात बताऊंगा कि सार्क का वीज़ा भी इन्होंने रद्द कर दिया। इन्होंने बोला कि 48 घंटे के अंदर इन्हें पाकिस्तानी को छोड़ना पड़ेगा। क्या था, सार्क जो देश थे, हाँ साउथ एशियन जितने भी देश थे उसमें चाइना है, अफगानिस्तान है, चाइना नहीं है उसमें, सॉरी चाइना नहीं है, हाँ अफगानिस्तान और जितने भी ये एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है वो है। तो उसमें क्या था, अगर आप सार्क से वीज़ा लेके आ रहे हो तो वो वैलिड है, वो सार्क वाले वीज़ा को मनाही नहीं थी। अब क्या था कि बहुत सारे 3000 से ज़्यादा लोग जो थे सार्क वीज़ा पे भारत में थे, भारत ने वो भी रद्द कर दिया। क्या हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पाकिस्तानी थे बहुत दिनों से रह रहे थे, कहीं प्रोफेसर कहीं कुछ बैठे हुए थे, अब उन सबको खाली करने। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी तभी स्ट्रांग होगी ना जब कोई बाहरी आपके घर में बैठा नहीं होगा, बांग्लादेशी बैठा नहीं होगा, पाकिस्तानी बैठा नहीं होगा, तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। कोई ब्रेन को वॉश करने वाला बैठा ही नहीं है ना, कोई बच्चों को भड़काने वाला बैठा ही नहीं है ना, तो इसमें तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इनकी कमर टूट गई है। अब दूसरी चीज़, अब ट्रेड में जो पाकिस्तानी फंस रहा है, आप बताएं कैसे। इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया है, हाँ अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर बंद हो गए, उनके गेट क्लोज हो गए। अब इसका इफेक्ट किसको पड़ रहा है पता है, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के 40 से ज़्यादा ट्रक वाघा बॉर्डर पे फंसे हुए, वो भारत में नहीं आ सकते। पाकिस्तान बोल रहे हम छोड़ेंगे नहीं, भारत तो पाकिस्तान से वैसे भी कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ अफगानिस्तान का होता तो बोल देता दे दो अफगानिस्तान का तो हम ले लेंगे। लेकिन अब अफगानिस्तान की दूरियां पाकिस्तान से बढ़ रही हैं और अफगानिस्तान की ये दिक्कत है कि हमारा ट्रेड सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा है, हम बार बार पाकिस्तान की वजह से हमें ये बैकलैश देखना पड़ रहा है, हमारी तकलीफ़ें बढ़ रही है पाकिस्तान की वजह से। भारत का कोई भी एक्सपोर्ट नहीं है अफगानिस्तान को, हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं है, अफगानिस्तान को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो हमारे पास भेज के पैसे कमा ले रहे हैं, वो उनसे उनका जीडीपी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। डेली 50 से ज़्यादा ट्रक हैं वो बॉर्डर पे खड़े और उनका गुस्सा निकल रहा है पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की घेराबंदी चारों तरफ से हो रही है और कहीं ना कहीं भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। देखना आने वाले समय में जितनी भी फंड्स हैं, देखिए कल ट्रंप ने बोला कि मैं दोनों को अच्छे नज़र से देखता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया को, और ये पाकिस्तान और भारत को बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत समय से चलता आ रहा है और ये मुझे लगता है आपस में ही उसे निपटा भी लेंगे, किसी बाहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरी चीज़ थी चिराग जी कि इन्होंने ये सब चीज़ें तो कर ली, डिप्लोमेट, मतलब आप देखिए जब हाई लेवल मीटिंग हुई हाई कमीशन के बाद, तो मतलब मोस्टली जितनी भी बड़ी कंट्री थे सबके हाई कमीशन के लोग आए थे, जयशंकर जी के साथ बैठे थे और इस पर बातचीत की थी, गहरा अध्ययन हुआ था, जिसके बाद आपने देखा होगा बैक टू बैक हर जगह से सपोर्ट आए थे। ठीक है, रशिया से लेके हर किसी की। इस बीच जो सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को बिलावल ने भी धमकी दी है, सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो पानी बह गया फिर हमारा खून, इस तरह की धमकियां भी दी जा रही है। खून है क्या इनके पास? खून है इनके पास। ये गीदड़ भपकी बोलते हैं ना, सिर्फ गीदड़ भपकी है। भुट्टो उसके अंदर दम है, आ जाए अपनी सेना के साथ 100 टुकड़ी के साथ लड़ ले,
लड़ने की तो हिम्मत है नहीं मैंने क्या बोला, चिराग जी अगर 2 दिन की लड़ाई हो ना तो इनका पूरा इनके अनाज भंडार में आग लग जाएगी। नहीं, लेकिन इनके एक पास बात, खाने का पैसा लेकिन नहीं एक बात तो है ना कि दोनों देश परमाणु संपन्न तो है। अरे कुछ नहीं है, परमाणु साधन कितने पहले हैं और क्या है, कितनी कैपेसिटी है, आप वो भी तो देखो। कितना बड़ा पाकिस्तान है, भारत कितना बड़ा है, आप कितना नुकसान पहुंचाओगे? कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और भारत जो नुकसान लेकिन पहुंचाएगा, हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी में जब हुआ उसका कितने टाइम तक उसका असर रहा। तो मैं ये देखिए तो एक आम आदमी भुगतेगा ना अगर वॉर होती है तो। भुगतेगा ही। देखिए वॉर होगी तो वॉर लाइक सिचुएशन में तो आप और बोल आप नहीं जितना भी कह लो कि आम आदमी को आप इफेक्ट नहीं करेंगे, रूस और यूक्रेन में हमने देख लिया तो नहीं इफेक्ट होगा ही वो तो। देखिए तो आपके लिए क्या सेना ही सिर्फ बनी है क्या वॉर में पार्ट लेने के लिए? हमारी जिम्मेदारी भी है, वॉर का हिस्सा हम सब होते हैं। अगर कोई देश हमारे ऊपर गलत नज़र डालेगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। लेकिन देखिए वॉर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ जो चल रहा है वो है डिप्लोमेटिक वॉर। डिप्लोमेटिक वॉर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन कैसे उस देश को और ज़्यादा कमज़ोर करे, कैसे उस देश को घुटने पे ला दे, ये टारगेट है। रशिया इतना बड़ा पावरफुल था लेकिन उसे वॉर नहीं करना चाहिए था, लेकिन रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर कर लिया। यूक्रेन की छवि बढ़ गई। यूक्रेन ने कितना सारा फंड जमा कर लिया यूरोपियन कंट्रीज से, आपने देखा कितने सारे फंड्स जमा कर लिए यूरोपियन कंट्रीज से। तो भारत लेकिन ये गलती नहीं करेगा, भारत सीधा जवाब नहीं देगा। भारत पहले इसकी कमर तोड़ेगा, जो इसकी आर्थिक व्यवस्था है उसे बिगाड़ दो। गृह युद्ध वाले सिचुएशन नहीं आ गए चिराग जी, आप मुझे लिख के लीजिएगा। पाकिस्तान में सिविल वॉर जब वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे भी आपने देखा बलूच के लोगों ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने कल ही पाक आर्मी के 10 जवानों को मार गिराया है। उन्होंने 2 गाड़ियाँ उड़ा दी। तो और तालिबान तो वैसे इनके पीछे पड़ा रहता है। बिल्कुल। तो ये कहीं से भी बचने वाले नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये कोई सोचेगा कि हम अपने देश की बहुत ज़्यादा बड़ाई करें, लेकिन ये सत्यता है। पाकिस्तान कहीं स्टैंड आउट ही नहीं कर सकता। और अब क्या कर रहा है वो, यही बहाना बनाएगा और फिर चाइना से फंड लेगा। उनकी देश की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही तो खराब सवाल ये उठता है ना कि चाइना फंड क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको अपना राज स्थापित करना है और कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना है। हर कोई देश अपनी पॉलिटिक्स चला रहा है और उसका जो खामियाजा है वो हम लोग भुगत रहे हैं। बहरहाल वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।